चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या शुरू करना है, पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सीटेट ने अपना नया सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है और कंटेंट वाइज पढ़ना है। जैसे हम लोग सिलेबस देखते हैं, देखिए ये रहा आपको सिलेबस हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में सिलेबस में जो बात लिखा होगा उसी चैप्टर को पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से, उसके अलावा हम लोग कुछ पढ़ना नहीं है। तो शॉर्ट टाइम में यही चीज पढ़ना और इतना पढ़े सवाल आए। देखिए ये रहा आपको सवाल, ये रहा आपको सिलेबस सोशल साइंस पेपर 2 का, ठीक है, फरवरी 26 का है। इसमें क्या बोला आपको हिस्ट्री में, हिस्ट्री में कंटेंट क्या है, वे, वेयर और हाउ, है ना, कब, कहां और कैसे। फिर क्या है, द अर्ली सोसाइटी, आरंभिक जो नगर है, समाज जो है ये, द फार्मर्स एंड हार्डर्स, है ना, यानी कि किसान और पशुपालक। तो आज हमारी इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि हम 3 टॉपिक कम से कम पढ़ लें। ये तीनों कम से कम आज इस वीडियो में कवर कर लें, ठीक है। लगता कैमरा गंदा है क्या? ठीक है, कैमरा साफ है कि नहीं है? कैमरा साफ है, हालांकि और साफ करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है। तो ये टॉपिक है आज के हिस्ट्री में, और ये टॉपिक तीनों टॉपिक जो आपको 6th क्लास का हिस्ट्री से एनसीईआरटी बुक से है, ये इससे है, ठीक है, दिख रहा है इस बुक से। तो इस बुक का हमको शुरू का 3 चैप्टर जो पढ़ना है, देखिए ये लिखा हुआ 3 चैप्टर में, है ना। हाँ इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें सबको नहीं पढ़ना क्योंकि सब यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये कब, कहाँ और कैसे है ये यहाँ पर है, आरंभिक मानव है तो यहाँ पर भी है, ठीक है, और ये भोजन संग्रह उत्पादन किसान के बारे में वो यहाँ पर है। तो हमको ये 3 चैप्टर आज पढ़ना है। इसमें देखिए जैसे इसमें क्या बोला आपको, एक चीज नहीं यहाँ पर है, क्या बताती है हमें किताब और कब है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इसीलिए हमने इसको हटा दिया है, ये नहीं पढ़ना है। तो जिसमें हाइलाइटर मारा हुआ वही उसी को पढ़ना है। देखिए इसमें सिलेबस कितना आपको 12 गो है, ये पढ़ना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो पढ़ना है, 4 चैप्टर इसका नहीं पढ़ना है। हाँ लेकिन ये इसमें से 8 12 में से 8 ही पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना, क्योंकि 4 जो है इसमें है ही नहीं लिखा हुआ, तो क्यों पढ़ना, क्या। चलिए हाँ 4 हटा दिया है, हाँ पढ़ना नहीं लिखा हुआ, द फर्स्ट सिटी आरंभिक नगर पढ़ना। तो आरंभिक नगर हाइलाइटर मारा हुआ यहाँ पर, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये जो है ये सीरीज आपको कंटिन्यू चलेगा, पूरा हिस्ट्री कवर करवाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी में आएंगे। पहले पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे, पूरा कंटेंट यहाँ तक कवर करना है, यहाँ तक। क्या रेडी है आप लोग? चलिए यही है, क्या दिख रहा है वीडियो में, चैप्टर पूरा आ रहा है। देखिए कब, कहां और कैसे में है। तो इसमें आपको देखना है कि क्या लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किलखर पहाड़ी में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्थित उसने सबसे पहले क्या गेहूं और जौ वर्ष किया। तो यह सुलेमान उत्तर पश्चिम का जो है सुलेमान और किलखर पहाड़ी। तो अगर हम देखें आज का हिंदुस्तान, तो आज का हिंदुस्तान अगर हम देखते हैं, ये रहा आपको आज का हिंदुस्तान, ठीक है, देखिए ये रहा, ठीक है, ये आज का हिंदुस्तान है। तो आज के हिंदुस्तान में सुलेमान किलखर पहाड़ी नहीं है, सुलेमान किलखर पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये किसका पार्ट है? पाकिस्तान का पार्ट है। तो ये यहाँ की बात हो रही है, और हम लोग जो आए हैं इसी सभ्यता से आए हैं, ये सभ्यता से,
ठीक है, तो ये बात यही की कर रहे थे, तो क्या जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर पश्चिम का सुलेमान और उत्तर पहाड़ी, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां के लोगों ने कब 8000 वर्ष पूर्व, आज से 8000 साल पहले, 8000 साल पहले इसी पूछने सबसे पहले कौन फसल गेहूं और जौ को उगाना आरंभ किया। जब पूछ देगा कि सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ किस स्थान पर उगाया, कहा सुलेमान और उत्तर पहाड़ी में, कब उगाया 8000 साल पहले। और लिखा रहेगा फिर ये सवाल रहेगा कि सुलेमान की उत्तर पहाड़ी में सबसे पहले, सुलेमान की उत्तर पहाड़ी पर नहीं, पहाड़ी के आसपास के इलाका में जहाँ मैदान है, उस इलाका में सबसे पहले कौन सा फसल उगाया गया था, गेहूं और जौ। और ये बात भी सही है कि किसान जो है, जो आरंभी किसान थे, जो मानव थे, उन्होंने फसल में सबसे पहले गेहूं और जौ ही उगाया था, और जानवर में कुत्ता और भेड़ बकरी पाला था। ठीक है, आगे बढ़ते लोग। नेक्स्ट क्या बोला को कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, है ना, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। तो उत्तर पूर्व भारत, क्या बोला, उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर पूर्व कौन होगा, उत्तर पूर्व जो है वो कौन होगा, जब हम आते उत्तर पूर्व की बात करते हैं, ये रहा आपको उत्तर पूर्व, ये क्या आपको, ये क्या है, उत्तर पूर्व है। यहीं पे गारो खासी जैंतिया पहाड़ी यहीं पर है, यहीं पे क्या है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी यहीं पर है, ये उत्तर पूर्व है। ठीक है, और फिर दूसरा बात है कि आपको दूसरा विंध्य का बात है, यहीं पर विंध्य है, यहाँ पर एमपी में, एमपी छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, और विंध्य पहाड़ी इधर कहाँ है, ये क्या है, ये आपको उत्तर का मैदान है, जो गंगा का मैदान बोलते हैं, जो हम लोग बिहार है, यूपी है, ये यहीं पर है। ठीक है, और विंध्य के दक्षिण में तो पठार हो जाता है, यहाँ तक खेती कर नहीं सकते, यहाँ खाली खनिज वगैरह जो है। तो विंध्य जो है, विंध्य के उत्तर में मैदान है और दक्षिण में पठार सब है। ठीक है, तो एक विंध्य का बात किया और एक उत्तर पूर्वी भारत बात किया, ये असम का इलाका जो है, गारो खासी और जैंतिया, है ना, जो और अभी जो है ये गारो खासी जैंतिया जो अभी ये मेघालय में है, पहले ये असम का पार्ट था। और ये क्या है, ये यहाँ पर एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्रा, जो इस इलाका को मैदान बना दिया है, उपजाऊ मैदान, यहाँ का बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको, तो कह रहा है उत्तर पूर्वी में गारो, यहाँ एक पहाड़ी है, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। तो यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। देखिए यहाँ पर आप ये नहीं सोचना है कि हाँ पहाड़ी पर हुआ है, नहीं, पहाड़ी के पास में, पहाड़ी का फुट हिल्स जो है, गिरिपद जो है, जहां से शुरू होता पहाड़, वहां से तो मैदान है भाई, तो वहां इस इलाका के आसपास में और जाके विंध्य के आसपास में कृषि का विकास हुआ। और कृषि का विकास तो हुआ, लेकिन सवाल ये नहीं आएगा, सवाल ये आएगा कि यहाँ पर कौन सी फसल उगाई गई, कौन सी फसल, चावल। ठीक है, और चावल को उगाया गया। तो सवाल ये है कि चावल को जो है कहाँ उगाया गया, विंध्य के उत्तर में। और हमने अभी क्या बताया था कि विंध्य के उत्तर में क्या है, आपको उत्तरी मैदान है, जो कि गंगा का मैदान है, जो बिहार है, यूपी है, बिहार यूपी का विंध्य के उत्तर में है, और विंध्य के दक्षिण में क्या पठार है, दक्कन का पठार है, वहां खेती कोई बात नहीं था पहले के टाइम में, अभी हो रहा अलग बात है, पहले नहीं हो रहा होगा। ठीक है, वीडियो चल रहा है, चलिए, तो ये वाला कंसेप्ट हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने गेहूं जौ पढ़ लिया, गेहूं जौ तीर्थ और सुलेमान पहाड़ी, और चावल जो है विंध्य के उत्तर में, है ना, विंध्य के उत्तर में। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 4700 साल पहले, आज से 4700 साल पहले पूर्व, आज से 4700 साल पहले सिंधु और इसकी सहायक नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो सिंध के आसपास में क्या है, आज से 4700 साल पहले कुछ नगर फला फूला बढ़ा, जिसको हम लोग अभी हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु सभ्यता बोलते हैं उसको। तो वही नगर था जो आज से 4700 साल पहले फला फूला, मतलब ये था वो नगर टाइप का था, गांव के टाइप का था, तो बिल्कुल नगर था। आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में चैप्टर में, आगे लिखा हुआ कैसा नगर था, किस टाइप का था, है ना। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है,
और इतना साल पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का नगर जो है फला फूला। लेकिन गंगा जो है, जो ये मैदानी इलाका है जहां हम लोग बसे हुए हैं, गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे समुद्र के तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास कब हुआ? तो इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग की सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता है, क्योंकि बहुत पुरानी है। गंगा सभ्यता बाद में हुआ, 2500 साल पुरानी है। ये कितनी है? 5000 साल पुरानी है। ठीक है, सिंधु नदी के मतलब सहायक नदी बता दीजिए, और गंगा का। देखिए सहायक नदी जो सिंधु का, वो आपको इसका विषय है, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी का है कि न्यूब्रा है, सियोक है, उसके बाद में और सब जो है वो क्या बोलते हैं सिंधु का है। सहायक गंगा का है आपको ये क्या बोलते हैं, कोसी है, गंडक है, महानंदा है, रामगंगा है। ये सब आपको ज्योग्राफी का विषय है। हम लोग पहले हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी वो सब बताएंगे। ठीक है, तो समझ में आया बात आपको? तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म या फिर ये कितना पुराना है, और गंगा के आसपास का इलाका 2500 साल पुराना है। 47 साल पूर्व है, पूर्व ये है आपको नहीं है। हेलो, ये जो है आपको अगर बीसी होता ना तो यहाँ पर आपको ये ईसा पूर्व लिखा होता, खाली पूर्व बोला होता। आज से पहले, आज से 5000 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, बीसी नहीं, एडी का बात कर रहा है। ठीक है, और सुनिए, हेलो, इसी नदी के आसपास में एक राज था, उसका नाम क्या था? मगध। मगध जानते हैं, मगध बिहार में है। ठीक है, अब बात है क्या कि दक्षिण एशिया किसको बोलते हैं? देखिए एशिया, जिस तरह से हम लोग इंडिया को बांटते हैं, दक्षिण इंडिया, उत्तर इंडिया, जैसे बिहार को बांटते हैं, दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, यूपी वाला बांटता होगा, मतलब कि पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, तो एरिया को हम लोग बांटते हैं। उसी तरह से एशिया क्या बहुत बड़ा मतलब कि महादेश है, तो उस महादेश को बांटते हैं हम लोग। तो एशिया में एक पार्ट है दक्षिण एशिया, जो कि हिंदुस्तान के आसपास का इलाका है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में की मेन जो कंट्री है, मुख्य कंट्री वो कौन है? हिंदुस्तान है, और कौन है? पाकिस्तान है, और कौन है? श्रीलंका है, और कौन है? नेपाल है, और कौन है? बांग्लादेश है। हाँ, ये सब आपको दक्षिण एशिया है। चीन जो है वो पूर्वी एशिया है, अरब वगैरह जो है वो पश्चिमी एशिया है। ठीक है, तो ये दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कोई आपको दक्षिण एशिया में कौन सा देश आएगा आपको? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सब देश आएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चाइना जैसे अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, भारत और चीन एक ही बॉर्डर पे है ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात, एक ही बॉर्डर पे। चीन का एरिया काफी बड़ा है। ठीक है, चीन का एरिया काफी बड़ा है, तो उसका ये वाला पार्ट नहीं टच है इंडिया से, लेकिन ये चीन का मोस्टली जो चीन का जो एरिया मतलब कि एशिया के हिसाब से वो पूरब में पड़ता है। ठीक है, चीन का जो एरिया है, आप देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर है और चीन यहीं पर है। तो चीन का जो एरिया है और जो चीन का जनसंख्या वाला आबादी वाला एरिया है वो यहीं पर है। ये सब तो उसका ये है, क्या बोलते हैं कि बर्फीला इलाका है, ये तो बर्फीला इलाका है। ठीक है, तो मेनली एरिया कहाँ पड़ता है उसका? पूर्वी एशिया पड़ता है। और चीन काफी बड़ी कंट्री है, इंडिया से 3 गुना बड़ा कंट्री है। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर इसका बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है कि हल्का सा अरब मुल्क से थोड़ा टच है, लेकिन वो पश्चिमी एशिया का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए। हाँ, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है ना। हाँ, 7 में चीन नहीं है, क्षेत्रफल के हिसाब से चीन भी है, मतलब वो सबसे भारत बड़ा हो रहा है, 7वें नंबर पे है। देखिए वर्ल्ड में मतलब कुछ बड़े बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया जो 7वां कंट्री है। ठीक है, और पहला जो आपको है, आपको ये है हाँ रसिया है, फिर रसिया के बाद आपको कनाडा है, फिर आपको यूएसए है, उससे फिर आपको चाइना वगैरह है, ब्राजील सब है। ठीक है, तो चाइना तो आ रहा है, चाइना इंडिया से 3 गुना बड़ा है एरिया में। ठीक है, चलिए हम लोग फिर टॉपिक पे आते हैं वापस। अब है क्या कि कभी सुनते होंगे कि नहीं इसका नाम इंडिया नहीं, इसका नाम भारत, इसका नाम हिंदुस्तान नहीं, इसका नाम ये, इसका नाम वो नहीं। देखिए इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया का नाम जो है ना, यहाँ पर इंडिया शब्द का जो है इंडस से निकला। इंडिया से किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। बात ये थी
कि सिंधु नदी, आप देखते होंगे इंडिया को, अगर इंडिया को आप देखिए यहाँ पर, ये रहा इंडिया, ठीक है, और ये रहा आपको सिंधु नदी, ये क्या आपको सिंधु नदी है, और इधर पूरा पहाड़ है, इधर पूरा पहाड़ है। अगर इंडिया में कोई बाहरी लोग आएगा तो वो इधर से आएगा, क्योंकि यही मैदान है। इधर से जो लोग भी आए ना, तो जो यहाँ से आए आपको ये क्या बोलते हैं, यहाँ से जो आए आपको इटली के लोग आए, एथेंस के लोग सब जो आए वहां से, ठीक, उसका लोग इधर से आए, तो यहाँ पे उसको एक नदी मिला, उसको लोग क्या बोला, इंडस नदी बोला, ठीक है, इंडस नदी। और इंडस नदी है, क्योंकि इसका नाम हिंदी में वो ये सिंधु बोलते हैं, अंग्रेजी में इंडस बोलते हैं, तो इंडस था। इंडस नदी के इस पार जो जमीन था ना, उसको इंडिया बोला वो, है ना। तो इंडिया का नाम जो है वो इंडस नदी के नाम पर पड़ा, जो कि ये नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है, इसी के नाम पे क्या पड़ा, इसका नाम इंडिया पड़ा। अब हिंदुस्तान का नाम भी जो है इसी के नाम पे पड़ा, इसको सिंधु बोलते हैं। और ईरानी लोग ना सौ नहीं बोल पाता वो, उसका सौ में प्रोनाउंसिएशन क्या हो है, सौ प्रोनाउंस नहीं कर पाता वो, करता है, इसको हिंदू नदी बोला। और हिंदू नदी के इस पार जो जमीन है, एरिया, इसको क्या बोला, हिंदुस्तान। देखिए इधर ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, और यहाँ के लोग को हिंदू बोला हुआ। इसीलिए देखते होंगे अक्सर जो है ये बात जिक्र में आता है कि नहीं, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म जो सनातन है, वो सही बात है, धर्म सनातन है, लेकिन हिंदू लोग कौन बोला, वो लोग जो है ईरानी लोग जो है, वो लोग इसको हिंदू बोला, ठीक है। तो ये कौन नदी है, सिंधु नदी है, इसी पे सब खेल हो रहा है। और इधर ही सब कुछ अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, ये इधर का इलाका ही पढ़ेंगे, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है। चलिए, तो हम फिर यहाँ टॉपिक पाते हैं, क्या बोला आपको, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस बोला अथवा इंदोस बोला, और इस नदी के पूर्व का स्थित भूमि का नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया, और हिंदुस्तान भी पड़ गया, ठीक है। ये वजह है, ईरानी ने सिंधु बोला, हिंदू बोला, और यूनानी ने इंडस बोला। तो इंडस से इंडिया पड़ा, और सिंधु से हिंदुस्तान पड़ा। फिर क्या बोला आपको, क्या वीडियो तो कट नहीं रहा ना, टॉपिक नहीं। चलिए, अतीत मतलब बीता हुआ काल, पहले काल। अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये सवाल अक्सर आता है, पांडुलिपि किसको बोलते हैं, पांडुलिपि जिस पुस्तक को हाथ से लिखते हैं वो पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक है, ये बात। और जाहिर सी बात है, अभी जो है, अभी जिस दौर में हम लोग रहते हैं, इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पेन कॉपी पे नहीं लिखते हैं, वो टैब में लिखते हैं, वो राइटिंग पैड में लिखते हैं। और आने वाला जमाना 5 साल 10 साल में ऐसा होगा जो कॉपी पे कोई लिखेगा, सब उसमें लिखेगा, टैब में, उसमें जितना लिख सकते हैं, बचपन से 55 तक लिखे, सब वहां आपका रहेगा। लेकिन पहले के टाइम में लिखने के लिए वो कॉपी पेज था ही नहीं, लोग जमीन पे लिखा करता था। बाद में फिर रिसर्च हुआ तो वो पत्ता पर, वो छाल पर लिखने लगा। तो उसी बारे में आगे कहानी होगा, ठीक है। क्या कहा, अतीत में पुस्तक हाथ से लिखने के कारण उसका बोलते हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। तो पांडुलिपि किसको बोलते हैं, समझ में आ गया, हाथ से लिखे कारण पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो वर्ड यूज होता है उसका बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है ये। मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब लिखना, हाथ से लिखना, ठीक है। अब ये रहा कि ये जो है हाथ से जो लिखते थे तो कहाँ लिखते थे, है ना। मान लिया हाथ से लिखा जो है उसको हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि बोलते हैं। ये पांडुलिपि लिखते कहाँ थे, यहाँ क्या बोला, देखिए, ये पांडुलिपियां प्रायः तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखते थे। मतलब इससे बना विशेष मतलब था भोजपत्र, उसी पे लिखते थे। तो पूरी तरह आपको कि पांडुलिपि या पहले के लोग किस पे लिखते थे, तो तार के पत्ता पर, तार समझते ना, तार समझते, तार जो पंखा का बनता है ना, वो है तार का पत्ता। और एक पेड़ होता है, कोई पेड़, भुर्ज नामक, जो हिमालय एरिया में उगता है, उसी के छाल पर लिखते थे, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये बात, कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिर क्या बोल रहा है,
प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हाँ, जैसे अभी क्या है, अभी के लोग क्या बोल रहा है, उर्दू की हिंदी क्या बोल रहा है, इंग्लिश क्या बोल रहा है, एक आम जबान बोल रहा है, जो न तो उर्दू है, जो ना ही हिंदी है, जो ना ही इंग्लिश है, एक मिक्स भाषा है। क्योंकि कोई भी आदमी शुद्ध हिंदी बोल रहा है ना उर्दू इंग्लिश बोल रहा है। उसी तरह से पहले के टाइम में, अतीत काल में, उस वक्त में आम लोगों की भाषा क्या थी, प्राकृतिक भाषा। तो पूछ देगा कि पहले के लोग कौन सी जबान बोला करते थे, कौन सी भाषा बोला करते थे, प्राकृतिक भाषा। ठीक है, और आप आगे पढ़े भी होंगे कि बुद्ध भी जो है वो आम लोगों को प्राकृतिक भाषा में ही उपदेश दिए, जो आप आगे पढ़ेंगे बुद्ध वाला कहानी में। चलिए, पत्थर और ईटा से बनी इमारत के अवशेष, चित्रों, सिक्कों, मूर्तियों का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति पत्थर का, बहुत पुराने वाला पत्थर, ये पत्थर रोड का पत्थर नहीं, पुराना पत्थर जो है, पुराना ईटा जो है, पुराना अभिलेख जो है, चित्र जो है, सिक्का, मूर्ति, इन सब का जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक बोलते हैं। क्या बोलते उसको? ठीक है, तो देखो यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं। और यही सवाल तो आज पूछा था, ये सवाल तो था। चलिए, क्या बोल रहा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना, लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यानी कि आज से 2200 साल पहले का जो अभिलेख था वो कहां से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान में जो है कंधार। क्योंकि पहले अफगानिस्तान जो है, मतलब कि उस टाइम में अशोक के राज में वो इंडिया का ही पार्ट था, अकबर के राज में भी इंडिया का पार्ट था, वो सब अफगानिस्तान का बहुत एरिया जो है, तो कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख किसका है, अशोक का है। ठीक है, जैसे क्या अभी संविधान है, अभी मल्टीमीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मतलब कि यूट्यूब है, टीवी वगैरह है। अभी सरकार को कोई बात बोलना पड़ता है, वो संविधान में रिफॉर्म कर दिया, अब पब्लिक को बता दिया, मालूम हो गया। पहले से तो था नहीं, अब पब्लिक को कोई भी शासक अपना रूल्स कैसे बताएगा, तो वो क्या करता था, जहां पर घनी आवाज थी, जहां पर ज्यादा थे, वहां पर एक बड़ा खंभा डालते थे, उसी पर एविडेंस देते कि हमारे राज्य में ये रूल्स है, ये नियम है, ये कानून है। तो वही चीज लिखा हुआ जो है अशोक का, वो कहां से मिला हमको, कंधार से मिला। तो देखो यहां तक। अब है क्या, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो अशोक का जो अभिलेख कंधार से प्राप्त हुआ है वो किसमें लिखी गई है, हाँ, यूनानी और आरामिक, दो भिन्न लिपि में लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है, जो भी बच्चे और ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो उनको ये वाला पीडीएफ क्या करेंगे, टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो में डाल देंगे, ताकि आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम पर जाकर ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करें। क्योंकि ये हम लिखा हुआ है, ये हाथ से लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हो पढ़ने में, है ना। आप जो लिखेंगे वो पैड पे लिखेंगे, ताकि वो टाइप किया रहेगा, और आप तो पैड पे लिखते हैं, पहले हाथ से लिखा करते थे, तो हम भी अतीत जमाने के लोग थे, हाथ मॉडिफाई कर लिए हैं। वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से शुरू हुआ। जैसे अभी क्या चल रहा है, 2025, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह को जन्म हुए 2025 साल हो गया है। ठीक है, तो 2025 जो है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद ही साल शुरू हुआ है, तो इसको बोलते हैं ये अंग्रेज का साल है। और देखिए, इंडिया में जो है हिंदू, उन लोग का साल अलग है, उन लोग का 2078 या 80-82 चल रहा है उन लोग का, उन लोग जो विक्रम संवत मानता है, जो बहुत पुराना है। मुस्लिम लोग जो है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब कि मक्का से मदीना जब हिजरत किए थे, तो उसको मानते हैं। तो मुस्लिम लोग का साल जो है अभी 1444 है, क्या कितना, 47, 1447 है। मुस्लिम लोग यहाँ से 1447 साल चलता है, हिंदू लोग का 1878, और क्रिश्चियन का क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। और हम लोग किसको मानते हैं, वही सही है ना, इसको ना इसको, ये बहुत पीछे है, ये बहुत आगे है, वो ठीक है, तो वो ठीक है।
चलिए ठीक है। तो सवाल अगर आ सकता है कि हम लोग वर्ष की गणना किससे करते हैं? ईसा मसीह के जन्म से करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है साल वो क्या है? उससे पहले भी तो वर्ष रहा होगा, तो उससे पहले भी वर्ष था। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष क्या होता है? बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह वर्ष, ईसा मसीह, ईसा पूर्व। और उसके बाद क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। वो बात आपको आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अंग्रेजी में बीसी यानी कि हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथि से पहले एडी देखते होगे, हिंदी में ईस्वी। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन भाषा से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से वर्ष से शुरू। तो अभी क्या है? एडी चल रहा है, इससे पहले बीसी रहा होगा, ठीक है। कभी कभी एडी के जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, समझाया? एडी की जगह क्या होता है? हाँ, एडी जगह सी और बीसी जगह बीसीई। तो सीई अक्षर का जब क्या ये फुल क्या कॉमन एरा, ठीक है, जो अभी चल रहा है कॉमन एरा, यानी एडी बोलिए सीई बोलिए, है ना? एडी एरोडोमी बोलिए या कॉमन एरा बोलिए, बात बराबर है। और यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलिए या बिफोर कॉमन एरा बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। तो बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी को बीसीई बोलते हैं, ठीक है। ये बात होगी आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात और क्या बोल रहा है आपको, भारत में तिथि कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। तो देखिए इसमें से आपको अभी तक सीटेट में 2 सवाल आ चुका है, इतना पेश है 2 सवाल आ चुका है। एक ये आया आपको पिछले बार, इससे पिछले बार बीसी का फुल फॉर्म पूछा है, और 22 में जो है इसका फुल फॉर्म पूछा। किसका? कहाँ गया? नहीं, ये बीसी का, ये इसका कॉमन एरा, इसका फुल फॉर्म पूछ चुका अभी तक सीटेट में। अब हो सकता है इसका ही पूछ ले। तो भारत के सेंस में क्या होगा? बिफोर प्रेजेंट होगा। तो आप उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने एक चैप्टर को खत्म कर दिया है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसको मतलब कि जितना मेन बात है सबको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड का नाम क्या है आपको? आरंभिक नगर, आरंभिक मानव की खोज, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 शब्द हैं। एक है आपको क्या? आखेटक, और एक है खाद्य संग्रह, 2 वर्ड है। तो आखेटक बोलते हैं, आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी। क्या होता है मतलब? शिकारी। तो जो शिकार करते थे, पहले के लोग का काम यही था, शिकार करना था। शिकार करके नाम वो भोजन यापन जमा करते थे, तो उनको शिकारी को क्या बोलते हैं? आखेटक। खाद्य संग्रह मतलब कि खाद्य मतलब भोजन, उसका जमा करने वाला। तो पहले के लोग क्या करते थे कि ठंडा के लिए, बरसात के लिए या कुछ दिन के लिए खाना को जमा करते थे, ताकि बरसात में हम लोग बैठ कर आराम से खा सके, ठंडा है बैठ के खा सके, गर्मी में धूप में कहीं जाने पर बैठ के खा सके। तो खाद्य संग्रह मतलब जो खाना का, भोजन का संग्रह करता हो, जमा करता हो। आखिर जो शिकार करता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आखेटक खाद्य संग्रह जो भोजन का इंतजाम करते थे और जंगली जानवर का शिकार करते थे, उसे क्या बोलते थे? आखेटक और खाद्य संग्रह। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं, सुनिए क्या कह रहा है। आखेटक या खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके पीछे कुछ कारण है। वो कितना कारण है? 4 कारण है, ठीक है। तो खाद्य संग्रह हो या आखेटक हो, शिकारी हो या खाना जमा करने वाले हो, ये हमेशा यहाँ से वहां घुमा करते थे, जो कि अभी ये लोग करता है, घुमंतु लोग करता है, जो हम लोग गांव भर में आता है। बंजारा लोग, आप लोग क्या बोलते हैं? टिकुलिया बोलते हैं, खाना बोलते हैं, बंजारा टिकुलिया जो है। तो वो लोग क्या करते हैं? यहाँ से वहां जाते हैं, उसका वजह यही है, ठीक है। किच्चर भी बोलते हैं, ठीक है, अपना अपना बांधे से बाहर जो बोला बोलिए। तो उसका 4 वजह है, आखिर वो लोग यहाँ से वहां जाते क्यों थे, ठीक है। उसका कितना वजह है जाने का? यहाँ 4 वजह, 4 रीजन है।
पहला क्या है, सबसे पहला कारण है आपको, पहला कारण ये पहला कारण है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवर को खा करके समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए वो गया। हाँ, दूसरा देखिए, दूसरा वजह देखिए, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए जो शिकारी लोग भी जो है इनके पीछे पीछे वहां तक जाते थे। मतलब जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए और जाके कुछ जानवर शिकार करने के लिए जानवर के पीछे यहां से वहां जाते थे, और उन्हीं का शिकार करने के लिए आदमी जो है उनके पीछे भी कहीं से कहीं जाया करते थे। तो घूमने का जो है घुमंतु जो है, यानी यहाँ से यहाँ पहला वजह ये था, दूसरा वजह ये है, थर्ड वजह पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, तो ये सब सवाल पूछा है, ये सवाल सीट में पूछा है कि अक्सर आदिवासी जो थे यानी आरंभिक मानव, तो आरंभिक मानव जो है वो अक्सर यहाँ से वहां जाया करते थे, उसका वजह क्या है ये पूछा था, तो आप याद रखेंगे। थर्ड वजह क्या बोल रहा है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे के फल फूल अलग अलग समय में फलते थे, हर मौसम में हर फल नहीं आता है, अलग मौसम में फल। तो जब वो क्या करते थे, मौसम के अनुसार से वो लोग ऋतु प्रवास करते थे, वो लोग ऋतु प्रवास, इसको ऋतु प्रवासी बोलते हैं। मौसम के अनुसार से जो जाते हैं उसको ऋतु प्रवासी बोलते हैं। तो आप मान लीजिए कभी आम का सीजन है, कभी लीची का है, तो आम का यहाँ पर यहाँ आम खा लिए, अब लीची का सीजन कहीं और है, चलो आप वहां चलो, या कि यहाँ पे केला का फल कहीं और है, सेब कहीं और है, अनार कहीं और है। तो मौसम के अकॉर्डिंग या उस फल के अकॉर्डिंग लोग यहाँ से वहां जाते थे अपना खाना ढूंढने के लिए। तो थर्ड वजह ये है। फोर्थ ये है, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का जीवित रहना मुश्किल है। अब मान लीजिए इस इलाका में है, अब यहाँ पानी सूख गया, कहीं और जाना पड़ेगा, फिर वहां जाकर रहेगा, फिर वहां पानी सूख गया, फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो पानी के तलाश में भी लोग यहाँ से वहां जाया करते थे। ठीक है, ये चार वजह है किसका, आदमी के, यानी कि उस वक्त के आरंभिक मानव के यहाँ से वहां जाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर जाते हैं ना, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे पहले आरंभिक लोग जो है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, आरंभिक मानव है ना, चैप्टर का नाम ही वही है। तो ये बैक हो गया, फिर से चलाना पड़ेगा, नहीं ये क्या मालूम छोटा रिफ्रेश करना पड़ेगा, यही था, कहाँ गया, 6 क्लास था, यही है। चलिए, तो पहले के लोग औजार किसका बनाते थे, ये सवाल पूछता है। अगर ये पूछ देगा कि पहले के लोग जो है आरंभिक मानव जो है वो औजार किस किस चीज का बनाते थे, वो औजार पत्थर का, लकड़ी का, हड्डी का, इन सब चीज का औजार बनाते थे। औजार तो बना लिया, अब पकड़ने वाले भी रखिए, तो मुट्ठा किसका बनाते थे, मुट्ठा हड्डी या लकड़ी का, पत्थर का मुट्ठा नहीं। औजार होगा पत्थर का भी, लकड़ी का भी और हड्डी का भी, लेकिन मुट्ठा किसका होगा, हड्डी और सिर्फ लकड़ी का होगा। तो दिक्कत यहां तक। फिर आप आगे पढ़ेंगे क्या कि वो पत्थर को, औजार को तेज करने के लिए पुलिस चलाते थे, वो आगे लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा क्या, इसलिए आगे लिखा होगा, वो सब वहां पढ़ेंगे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे उस टाइम में, तो मतलब उस वक्त अभी तक लोहा का खोज नहीं हुआ था ना, तो अभी तक जो है लोहा खोज नहीं, इसलिए लोग पत्थर, लकड़ी, हड्डी बना रहे थे। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, समझे बात, क्योंकि पत्थर का औजार बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लोग पत्थर क्लास में ऐसा जगह ढूंढता था जहां पर पत्थर अच्छे क्वालिटी का हो। पत्थर भी हर क्वालिटी का होगा, एक पत्थर ऐसा होगा जो एक बार मारिए पूरा फूट जाएगा, एक पत्थर ऐसा होगा जो फूटेगा ही। जो पत्थर में फूटे नहीं, ज्यादा उसमें मजबूत हो, उसी पत्थर में शेप देगा। आपको भुसभुसिया पत्थर है, उसको शेप दिया, फोड़ा कहीं और से, फूट गया कहीं और से, तो वैसा पत्थर चाहिए ना इसको,
इसीलिए अच्छे क्वालिटी का यानी कि अच्छे नस्ल का पत्थर को खोजने में लोग यहाँ से वहां घूमते थे। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उद्योग स्थल। जहां पर अच्छे क्वालिटी का पत्थर मिल गया, अब वहां पे लोग उस पत्थर से औजार बना रहा, उसको क्या बोलेंगे, उस जगह में उद्योग स्थल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको उद्योग स्थल बोलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्या, आवास उद्योग स्थल। आवास उद्योग स्थल क्या है कि जहां पर अच्छा क्वालिटी के पत्थर को खोज गया, वहां अच्छा क्वालिटी का पत्थर मिल गया और वहां पे वो पत्थर से औजार बनाने लगा और लोग वहीं बस गया, तो क्या होगा, वो आवास उद्योग स्थल होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। भीमबेटका, कौन बेटका, भीमबेटका, हमसे आप चले गए। भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भीमबेटका का जिक्र क्यों है, देखिए लिखा हुआ है आगे, आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। देखिए, एक था उद्योग स्थल जहां लोग अच्छे पत्थर की तलाश में जाते थे, वहां औजार बनाकर वापस चले आते थे, वो था उद्योग स्थल। फिर एक क्या था, आवास उद्योग स्थल, अच्छे पत्थर की तलाश में वहां गया, वहां पर औजार बना के लोग वहीं बस गया। एक है क्या, पूरा स्थल, जहां लोग खाली रहता था। तो आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते थे। गुफा हो गया, पत्थर के बीच में रखा हुआ जो शेर का माटा हुआ वो हो गया। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। पहले के लोग के पास कपड़ा था, पत्ता लपेट के घूमते रहना है, ठंडा कपड़ा न गर्मी कपड़ा है, कपड़ा है क्या, कुछ नहीं है, कपड़ा में बस वही पत्ता है। अब उड़ी केला का पत्ता है, केला भी खत्म कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, लोग केला का पत्ता वाले फिर वो जानवर का वो जो है स्किन लपेटने लगा, है ना। चलिए, तो ये लोग क्या करते थे, वहां थे। और क्या सुने लोग, प्राकृतिक गुफा विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके मिलता है। तो आपको पूछ देगा कि भीमबेटका क्या है, आवासीय पूरा स्थल है जहां लोग रहते थे। बोल देगा कि प्राकृतिक गुफा कहाँ मिलते हैं, तो विंध्य और दक्कन में, विंध्य और दक्कन में। और विंध्य के उत्तर में हम लोग पढ़े थे, क्या बोले, ये पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरनूल, कहाँ है कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले। ये भी सवाल पूछा है कि राख का अवशेष कहाँ मिला है, कुरनूल में मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था, तब तो राख मिला होगा ना। ठीक है, चलिए। हुस्की कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक में, हुस्की कर्नाटक में। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पूरा स्थल मिले हैं। यहाँ संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहा होगा। यहाँ अधिकांश औजार चूना पत्थर के थे। जब पूछ देगा चूना पत्थर का औजार कहाँ मिला है, हुस्की में। राख का अवशेष कहाँ मिला है, कुरनूल में। और आवासीय पूरा स्थल कहाँ था, भीमबेटका में। ये सब बात आपको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कितना मिनट का वीडियो हुआ, देखिए तो ज्यादा लंबा बच्चे से देखता नहीं, इतना लंबा देखेंगे तो बोले इतना लंबा पढ़ेंगे, यही काम जिंदगी में काम नहीं था, वो नहीं दिखेगा। सुनिए, अब एक पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण समझते, पाषाण क्या था, पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर औजार का निर्माण। ठीक है, चलो दो बात दिया हुआ। सुनिए, पाषाण उपकरण मतलब कि पत्थर को प्रायः दो तरीका से बनाते थे। पत्थर का औजार जो है मेनली दो तरीका से बनाते थे। एक तरीका ये रहा और एक तरीका ये रहा। पढ़ते हैं भाई कि पत्थर का औजार तो कैसे बताता है, पत्थर से पत्थर टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे हाथ में लिया जाता, जिससे औजार बनाना मानी इसे बनाना औजार, इसे मारते खट 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 मारना उसको। तो जिस पत्थर से औजार बनाना उसको हाथ में लेना है, और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसा इस्तेमाल होता है, इस तरह आघात करने वाला पत्थर दूसरे पत्थर को पर पड़ता था।
हाँ, और उसका सल्क, सल्क मतलब जो मतलब यूजलेस चीज है, जो आकार में नहीं आएगा उसको निकाल देते हैं, सल्क निकाल देते हैं, जब तक वांछित आकार न हो जाए, जब तक वो पत्थर कोई आकार न ले। तो एक हाथ में वो पत्थर से जैसे आपको मतलब आघात करना है, मारना है, एक में वो जिसको आकार देना है। तो ये था, तो ये सवाल आपको यहाँ सवाल बनेगा ही। सवाल क्या पूछेगा, सवाल इससे बनता है। तो यहाँ पे लिखा होगा क्या, दबाव सल्क तकनीक, ये सवाल पूछता है, ये सवाल पूछा हुआ, यहाँ सवाल नहीं बनता है, सवाल ये बनेगा। सवाल क्या बनेगा, आपको पूछ रहा है कि दबाव सल्क तकनीक क्या है, क्या पूछेगा, दबाव सल्क तकनीक क्या है। सुनिए, दूसरे पत्थर को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रख करके उस पर हथौड़ी पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिसे वांछित पर करते थे। समझे बात। मान लिए ये रहा पत्थर, इसको जमीन पर मतलब रख दिए आराम से फंसा करके, ताकि ये हिल डुल न करे। अब इसे छेड़ी लिए हथौड़ी, अब इसे मार रहे से खट 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 खट, ये क्या है, दबाव सल्क है। ये दबा हुआ नीचे में बिल्कुल, लोग पैर से जैसे कभी देखे उछलते हुए नारे सीखते हुए पैर से बढ़ गए नारे बताएं, तो उसी टाइप का कि फंसा दिया उसको। अब उसमें हथौड़ी या हड्डी जो था, उसमें हड्डी और पत्थर का ऊपर को मार रहे हैं, उसमें सल्क को हटा रहे हैं। तो ये तकनीक क्या करेगा आपको, दबाव सल्क तकनीक। तो दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पूरा स्थल, पूरा मतलब सब स्थल नहीं, पूरा मतलब पूरा स्थल, सब स्थल मतलब पूरा क्या, पुराना, नहीं पूरा स्थल। तो पूरा स्थल उस स्थल को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तु के अवशेष मिले हैं। और इसको रिसर्च करने वाले को क्या बोलेंगे, पुरातात्विक, है ना। पूरा स्थल जहां पर अवशेष मिला, पुराना मकान का, पुराना बर्तन का, पुराना सिक्का का, पुराना मूर्ति का, उसको क्या बोलेंगे, पूरा स्थल बोलेंगे। और इसको जो रिसर्च है उसको क्या बोलेंगे, पुरातात्विक बोलेंगे। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए, क्या होगा, सही बात है, बर्तन तो क्यों करें, काम के लिए कर जाओ, और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए होंगे। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी बाहर मतलब छोड़ दिया, वो जमीन के अंदर चला गया होगा, है ना। ठीक है, पूरा स्थल के बारे में आपको आगे का ध्यान मिलेगा कहानी। ठीक है, जैसे दिल्ली का लाल किला गए हैं आप लोग, दिल्ली गए हैं, वहां लाल किला देखे हैं। लाल किला जिस टाइम बना था, उसका जो है उसको क्या बोलते, कुर्सी, कुर्सी से जमीन काफी नीचे था, बहुत नीचे था जमीन, बहुत ऊंचाई पर बनाया था लाल किला को। अभी अगर देखिए आप तो मतलब कि लाल किला से इतना ऊंचा जमीन है, आसपास जमीन इतना ऊंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग ये 500-700 साल में जो है लगभग इतना ऊंचा मिट्टी भरा गया दिल्ली में, तब ना लाल किला इतना ऊंचा हो गया। आप लोग नहीं गए हैं लाल किला? लाल किला क्या देखने गए थे? लाल किला के वहां के लोग देखने गए थे। लाल किला मालूम होता लोग ना, लाल किला का वहां से कौन सा मारा, अंग्रेज लोग देखता है। चलिए सुनिए, हेलो क्या बोल रहा है, सुनिए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पूरा ने उसके बारे में बड़े बड़े नाम रखे हैं। जिस काल का लोग पढ़ रहे हैं उसका जो है पूरा बहुत नाम रखा है ना। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल बोलते हैं, दोस्तों पूरा पाषाण। यह दो शब्द से बना है, पूरा यानी के प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। प्राचीन पत्थर काल जो कब से कब तक है, जो यह नाम पूरा से प्राप्त औजार के महत्व के आधार पर रहता है। पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख से कब तक है, 12,000, मतलब 20 लाख साल से के बाद, मतलब उल्टा आ रहा है यहाँ पर से, आज से 20 लाख से के 12,000 तक के काल का बोलते हैं पूरा पाषाण। फिर 12 से 10,000 मध्य पाषाण, फिर 10,000 के इधर क्या बोलते हैं, नव पाषाण। ये सब सवाल आया हुआ है, देखिए इसके शॉर्ट में यहाँ लिखे हुए हैं। इसका जो है इसका सवाल आपको आगे पढ़ना है। अरे यहाँ से ना शॉर्ट में लिखा हुआ है कि पूरा पाषाण मतलब कि पुराना मतलब पत्थर का जो वो 20 लाख से लेके 12,000 तक, मतलब समझ में 2025 से 2010, ये उल्टा आया। 2010 से 25 नहीं, 2025 से 2010, वही बात यहाँ है। पूरा मतलब 20 लाख से लेके 12,000 साल तक क्या बोलते हैं
पूरा पाषाण, और 12,000 से के 10,000 क्या बोलते हम लोग, हाँ मध्य पाषाण, क्या बोलते उसको, मध्य पाषाण, और 10,000 साल पहले को क्या बोलते हैं, नव पाषाण कहते हैं। ठीक है, ये आपको तीसरी रहा। अच्छा इसमें सवाल एक ये भी है, ये तो हालांकि ऐसे में दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। इसमें सवाल ये है कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहाँ प्राप्त हुए, महाराष्ट्र के पाटन में, महाराष्ट्र के पटने में क्या मिला है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके। इससे मालूम ये हो रहा है कि उस जमाने में इंडिया में शुतुरमुर्ग रहा होगा, वही महाराष्ट्र में, तब उसका अंडा का छिलका मिला। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या किए, इस तरह से 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। चलिए तीसरा पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, तीसरा छोड़ देना, कल फिर जाकर तीसरा शुरू करें। ओके, अच्छा इसको रोकना है।